हे भगवान, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ले नेहा, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा, आज तेरी शादी है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव की एक छोटी सी प्यारी बच्ची नेहा की है, जिसकी जिंदगी ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुनिए, नेहा को जगा दीजिए, कब से सो रही है, सूरज आसमान में आ चुका है। अरे छोड़ो, आज छुट्टी है, जितना सोना है सोने दो। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना शोर क्यों कर रही हो? देखो ना, सूरज ऊपर आ गया है, इतनी देर तक कौन सोता है। आज छुट्टी है, सो ही सकती हूँ ना, फिर भी माँ डांट रही हैं। दिन भर पढ़ना और खेलना है, बस कम से कम छुट्टी के दिन ही मेरी मदद कर दिया करो, थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाएगा। अरे बाबा, इतना गुस्सा मत होइए। चलो, आज आपका सारा काम हम कर लेंगे, आप आराम करो, मैं और पिताजी खाना बना देंगे, है ना पिताजी? ठीक है नेहा, चलो काम पर लग जाओ। मैं सारा खाना बना देता हूँ, तुम झाड़ू लगाकर कुएं से पानी ला दो। नेहा और उसके पिताजी ने मिलकर सारा काम किया और फिर सब खाना खाने के लिए बैठ गए। अब बताओ सावित्री, आज कैसे लग रहा है? खुश तो हो ना? इतना गुस्सा भी क्या करना है? बिना गुस्से के ही ये सब कर दिया करो, तो गुस्सा क्यों करूंगी मैं। चलो अब खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। सुनो नेहा, सारा होमवर्क कर लिया है ना? तो बताओ, आज खाने में क्या बनाऊं? बड़े दिन हो गए बिरयानी खाए हुए, आज बिरयानी बना दो ना माँ। सुनो रमेश, बाजार से चिकन ले आना, नेहा कह रही थी आज बिरयानी बनाने को। इसके बाद रमेश बाजार चिकन लेने गया। वो ताजा ताजा चिकन लेकर लौट ही रहा था कि तभी रास्ते में उसका दोस्त मनीष मिल गया। अरे मनीष, कैसे हो? बहुत दिन बाद दिखे। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए शहर गया था निर्मला का दवा कराने। क्या हुआ? भाभी ठीक तो है ना? हाँ भाई, ठीक है, बस बुखार नहीं छोड़ रहा था। ठीक है, ध्यान रखना, कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है भाई, तुमने इतना कहा वही काफी है, अब मैं चलता हूँ। रमेश अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को चिकन दे दिया। सावित्री ने अच्छे से चिकन बिरयानी बनाई और सबको खाने के लिए बुलाया। चलो जल्दी आओ, स्वादिष्ट बिरयानी तैयार है। तुमने हाथ धोया नेहा? अभी धोकर आती हूँ। इस लड़की को रोज बोलना पड़ता है, हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। अरे जाने दो ना, अभी बच्ची है। आ गई ना, अब जल्दी से खाना दो। कैसी बनी है? तुम्हें बिरयानी खानी थी ना, जैसी कही वैसी ही बनाई है। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद सबने बिरयानी खाई और फिर सो गए। अगले दिन जब सब उठे, रमेश ने देखा कि सावित्री अभी तक सो रही है और उसका शरीर बुखार से तप रहा है। सावित्री, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। इनकी हालत तो बहुत खराब है, कुछ दवाइयाँ लानी होंगी। पता नहीं वैद्य जी, अचानक से कैसे हो गया? कल तक तो बहुत खुश थी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अजी, मेरा मन बहुत घबराया है। हे भगवान, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। इसे कभी अकेला मत महसूस होने देना। मुझे नहीं लगता अब मैं बच पाऊंगी। तुम ऐसे मत बोलो सावित्री, हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे? माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। धीरे धीरे सावित्री की हालत और बिगड़ती गई और अंततः वे सबकी आंखों के सामने दुनिया को अलविदा कह देती हैं। बेटा, कुछ खा लो, कब तक ऐसे रोती रहोगी?
माँ को क्या हो गया पिताजी? कल तक तो हम इतने खुश थे। कैसे करूंगा सब कुछ? घर का काम और मेरी छोटी नेहा। उसकी माँ के बिना सब कितना मुश्किल हो गया है। रमेश के लिए ये सब बहुत कठिन हो गया था। सुबह खाना बनाना, फिर काम पर जाना, नेहा का ध्यान रखना, मानो दिन और रात एक जैसे हो गए थे। प्रणाम भैया, ये लीजिए, मैंने बनाया है, आप दोनों ये खा लीजिए। मैं समझती हूँ अभी ये बात आपको सही नहीं लगेगी, पर नेहा के बारे में सोचिए। भैया, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आप अकेले ये जिम्मेदारी कब तक संभाल पाएंगे? बहन, सावित्री के जाने के बाद किसी और की बात सोचना मेरे लिए पाप जैसा है। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। वो अभी बहुत छोटी है, उसे माँ जैसा सहारा चाहिए। अगर आप चाहें तो मेरे मायके में एक और औरत है जिसका पति अब नहीं रहा, उसकी भी एक लड़की है। आप माने तो मैं उनसे बात कर दूंगी। इससे उस बच्ची को एक पिता जैसा सहारा मिल जाएगा और नेहा को माँ जैसा ख्याल। नेहा, कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगी? स्कूल भी नहीं जा रही हो। जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओ। देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देखकर। इसी तरह कई दिन बीत गए। रमेश के लिए अपनी बेटी की यह हालत देखना मुश्किल होता जा रहा था। तुम ठीक कह रही थी। नेहा हमेशा उदास रहती है। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। अगर मेरी शादी से उसे एक माँ मिल जाएगी तो उसके जीवन से ये उदासी चली जाएगी। हाँ भैया, मुझे भी उसकी बहुत चिंता रहती है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं आज ही शादी की बात करने के लिए चली जाऊंगी। दो दिन बाद ही उसकी शादी उस विधवा औरत श्वेता से हो गई, जिसकी एक बेटी भी थी, रानी। शुरू में श्वेता विवाह के कुछ समय तक नेहा के साथ अच्छा व्यवहार करती रही और दोनों बेटियों को बराबर प्यार देती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह नेहा को परेशान करने लगी और रमेश के काम पर जाने के बाद उससे घर के सारे काम करवाती। ऐसे ही समय बीत गया। नेहा और रानी अब दोनों जवान हो गई थीं। हे भगवान, आज फिर देर हो गई। माँ फिर से डांटेंगी। नेहा उठते ही घर के कामों में लग जाती थी। पहले वह बर्तन धोती, फिर झाड़ू लगाती, उसके बाद कुएं से पानी भरकर लाती और फिर खाना बनाने में जुट जाती। माँ, मुझे गरम खाना चाहिए। माँ, मैं अभी गरम कर देती हूँ। तो जा ना, खड़ी होकर क्या देख रही है? रानी को भूख लगी है। रानी की हर मांग पूरी की जाती थी, जबकि नेहा की हर इच्छा उसकी आंखों में ही दबा दी जाती थी। रमेश को शहर में अच्छा काम मिल गया था, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। अरे, तुम लोग कल मेले में चलोगी ना? हाँ, मैंने सुना है नरेश भी आ रहा है, जिसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। फिर तो मैं जरूर चलूंगी। रानी दिन भर गांव में यूं ही घूमती रहती थी, जबकि नेहा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। काश माँ जिंदा होती। आज तो मुझसे प्यार से बात करती, मुझे कहीं घुमाने ले जाती, अच्छे कपड़े दिलाती। हाँ जी, सब ठीक है। रानी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी नेहा तो बहुत खुश है। आप इन दोनों की चिंता मत कीजिए, मैं सबका पूरा ख्याल रखती हूँ। ठीक है श्वेता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा, नेहा को फोन दो। अरे, लेकिन नेहा तो अभी अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है। जब लौटेगी तब मैं उससे बात करवा दूंगी। ऐसे ही जब भी रमेश नेहा से बात करने की कोशिश करता, श्वेता हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। रात के समय सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। नेहा बचा हुआ खाना खाती है, फिर चुपचाप बर्तन धोने लगती है। काश माँ आप यहाँ होती। यहाँ मुझे कोई नहीं समझता।
छोटी माँ तो मुझसे दिन भर बस काम ही करवाती हैं और पापा पता नहीं कब तक आएंगे। नेहा की दुख भरी जिंदगी की ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो उसके नसीब में और भी कई इम्तिहान बाकी थे। अरे सुनो, वो सेठ गोवर्धन दास का बेटा नरेश शहर से लौट आया है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग उसकी शादी की बात कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी हो और घर के सारे काम अच्छे से जानती हो। मैं सोच रही थी क्यों न तुम्हारी बेटी नेहा की शादी वहीं करवा दी जाए। अरे अम्मा, आप भी? नेहा की अभी क्या उम्र हुई है? वो तो अभी बहुत छोटी है। अभी तो मैंने उसे घर के काम भी नहीं सिखाए हैं और तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? क्यों झूठ बोल रही हो श्वेता? मैंने खुद देखा है, वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अब आप लोग क्या छुपाना? आप लोग तो भर के ही तो हो। उसकी कुंडली में दोष है। पंडित जी ने कहा है कि अभी कुछ साल तक उसकी शादी नहीं हो सकती। नेहा कहाँ चली गई? जल्दी यहाँ आओ। जा मेरे और रानी के लिए चाय बना कर ला। और सुन, आज मुझे पनीर और चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी से झाड़ू पोछा कर और रसोई में जाकर पनीर और चावल बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी सब कर देती हूँ। माँ, नरेश मेरे लिए ठीक रहेगा क्या? मेले में तो वो मुझे देख रहा था। लगता है मैं उसे अच्छी लगी। बिल्कुल मेरी रानी, तुम तो एकदम गुड़िया जैसी हो। कौन तुम्हें पसंद नहीं करेगा? देख, ये गहने मैंने तेरे लिए बनवाए हैं। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। तभी नेहा वहाँ आ जाती है। श्वेता उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती है। रानी, मेरे साथ बाजार चलो। तुम्हें नए कपड़े भी लेने हैं ना? और मुझे घर के लिए सब्जियां लानी हैं। आ रही हूँ माँ। अरे श्वेता बहन, जरा रुको तो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे भाई का लड़का है, पढ़ा लिखा है, सादा स्वभाव वाला, खेत खलिहान भी अपने हैं। अब तो उसकी सरकारी नौकरी भी लगने वाली है। मैं सोच रही थी क्यों ना नेहा के लिए वही बात चला दूं। अरे आपने उस दिन सुना नहीं क्या? उसकी कुंडली में दोष निकला है। पंडित जी ने कहा है कि अगर अभी उसकी शादी कर दी गई तो उसका घर टूट जाएगा। अरे पर मैंने तो देखा है, वो सुबह से शाम तक काम करती रहती है। बड़ी सीधी सादी है, बात भी ठीक करती है। कोई सीधी नहीं है वो। मैं उसकी माँ हूँ। मुझसे ज्यादा कौन जानेगा उसे? आप मुझे मत सिखाइए। ऐसे ही जब भी नेहा के लिए रिश्ता आता, श्वेता जानबूझकर झूठ बोलकर सारे रिश्ते ठुकरा देती। आज घर में रानी के लिए रिश्ता देखने वाले लोग आने वाले थे, इसलिए वो सुबह से ही सिंगार में लगी हुई थी। तू तो परी है, तुझे देखकर किसको न हाँ कहना होगा। उधर रसोई में नेहा सुबह से ही चाय, समोसे और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने में जुटी हुई थी। चेहरे पर पसीना था, पर मन में बस यही सोच, सब कुछ अच्छा बने। दोपहर होते ही रमेश अपने माता पिता और बुआ के साथ रानी के घर उसे देखने पहुंचा। अरे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ये मेरी प्यारी बिटिया रानी है। जी प्रणाम। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी, और घर के सारे काम भी कर लेती है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। आज मेरी बेटी ने आपके लिए समोसे, चाय और बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाए हैं। आप लोग खाकर देखिए ना। अरे वाकई, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तभी नरेश और उसकी बुआ की नजर रसोई में काम करती नेहा पर पड़ी। अरे श्वेता जी,
आपकी रसोई में वो लड़की कौन है? जरा यहाँ बुला लीजिए तो उसे। अरे ये मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं करवा सकते। कुछ महीनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन नेहा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। दोनों बुआ और भतीजा समझ गए थे कि वे उसकी शादी नहीं करवाना चाहते, लेकिन उन्हें नेहा जैसी ही लड़की चाहिए थी। बेटा, क्या ये स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयाँ तुमने ही बनाई हैं? नेहा को कुछ पता नहीं था कि उसकी माँ और बहन ने झूठ बोला है। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। देखिए जी, लेकिन हमें तो नेहा ही पसंद है। आप उसी की शादी की तैयारी कीजिए। नहीं नहीं, हम उसकी शादी अभी नहीं कर सकते। अगर अभी कर दी गई तो पति पर बुरा असर होगा। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था। वो नेहा को देखकर अंदर ही अंदर गुस्से में थी और तरह तरह के बहाने बना रही थी ताकि रानी की शादी उस बड़े घर में हो जाए। पर जैसे ही उन लोगों ने हालात देखे, उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया और वहां से चले गए। तेरे पिताजी इस साल तो आने वाले नहीं हैं। अब देख, मैं नेहा का क्या करूंगी। उसकी शादी मैं किसी ऐसे गरीब इंसान से करवा दूंगी। अगली ही सुबह श्वेता बिना किसी को कुछ बताए निहाल के घर पहुंच गई। उसका चेहरा मुस्कान से भरा था, लेकिन दिल में चाल चल रही थी। देखो निहाल, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा के लिए किसी का साथ चाहिए। मैं अपनी सौतेली बेटी नेहा की शादी तुमसे करवा देना चाहती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो बस अपनी माँ की सेवा के लिए किसी की जरूरत थी। कोई लड़की मेरी गरीबी की वजह से मुझसे शादी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अगर आप सच में ये रिश्ता करना चाहती हैं तो मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। ले नेहा, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। आज तेरी शादी है। मेरे ऊपर से ये बोझ तो हट ही गया। श्वेता ने दोनों की शादी एक मंदिर में करवा दी। अब नेहा अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। अरे बेटी, तू तो बहुत सुंदर है। एकदम गुड़िया की तरह प्यारी लग रही है। निहाल का घर बहुत छोटा सा था, सादा और साफ सुथरा। घर के एक कोने में ही छोटी सी रसोई बनी हुई थी, जहां खाने का सामान और बर्तन रखे हुए थे। नेहा, मैं जानता हूं कि ये शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं जल्द ही कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगा। थोड़ी सब्जियां हैं और चावल तुम उसी से बना दो ताकि आज का खाना हो जाए। मैं कल कोई काम ढूंढता हूँ। फिर नेहा वही चावल और सब्जियां बनाती है। पूरा घर सब्जियों की खुशबू से महक उठता है। अरे वाह बेटी, कितनी अच्छी सब्जियां बनाई हैं। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। इधर रानी की शादी भी एक बड़े घर में कर दी गई। वो महारानी की तरह रह रही थी और उसे इस बात का बहुत घमंड हो गया था कि वो अमीर घर में आ गई है। लेकिन इधर नेहा अपने छोटे से घर को चलाने और अपने पति की मदद करने के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। नेहा, मुझे भी काम मिल गया है एक गौशाला में। देखना, अब हम दोनों मिलकर एक अच्छा घर बनवाएंगे। ऐसे ही महीने बीत गए। निहाल और नेहा दोनों खूब मेहनत करते रहे और अब वे अच्छे पैसे कमाने लगे। निहाल ने अपने गिरवी रखे खेत भी छुड़ा लिए। अब वे दोनों वहां सब्जियों की खेती करने का सोचने लगे। माँ, अब तो मैंने खेत भी छुड़ा लिए हैं। सोच रहा हूँ कि वहाँ सब्जियों की खेती शुरू करूँ और फिर उसे बाजार में बेचूं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इससे हमारा खुद का काम भी हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में सब्जियां तैयार हो गईं। निहाल अब रोज सब्जियां लेकर बाजार जाने लगा। नेहा ने भी दूसरों के घरों में काम करना छोड़ दिया और खेतों में निहाल का हाथ बटाने लगी।
धीरे धीरे दोनों की समझदारी और मेहनत से उनके घर की हालत सुधरने लगी। इधर रानी के पति की फैक्ट्री में आग लग जाती है। सच्चाई, मेहनत और नेक दिल वाले इंसान की हमेशा जीत होती है। दूसरों की मुश्किलों का मजाक उड़ाना, घमंड और लालच केवल नुकसान ही देते हैं। प्यार, समझदारी और इंसानियत ही असली संपत्ति है।